शेयरों पर सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं नेटवर्थ स्टॉक ब्रोकिंग के मानव चोपड़ा और रेंजर ब्रोकिंग के मयूरेश जोशी। मानव, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाएंगे? ऊपर नीचे उतार चढ़ाव के बीच कहां पर आपकी नजर है सर? देखिए, फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव मार्केट्स ऑलरेडी काफ़ी ओवरसोल्ड जोन में आ चुका है एंड लोअर साइड में हमने देखा है कि देयर हैज़ बीन अ क्लियर प्राइस रिजेक्शन। मींस मार्केट्स लास्ट 2 दिनों में जब भी 7700 या 7800 लेवल्स के आसपास आते हैं, वहाँ से हमें एक स्पर्ट ऑफ बाइंग एक्शन देखने मिलता है विद वॉल्यूम्स, जो क्लियरली संकेत कर रहा है कि नीचे लो लेवल्स में स्मार्ट मनी इज कमिंग इनटू एंड शॉर्ट कवरिंग भी मार्केट्स में देखने मिल रही है। तो जिसके चलते अगर पैरामीटर्स भी जो ओवरसोल्ड जोन में आ चुके हैं, आई थिंक यहाँ से एक रिबाउंड रैली आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। एंड फॉर द नियर टर्म हम लोग हमारा जो शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट निफ्टी में है अराउंड 8050 टू 8100 के लेवल्स है, जो आई थिंक पॉसिबली नेक्स्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में दिख सकता है। बट इमीडिएटली वी डोंट सी ऑल्सो मार्केट्स गोइंग बियॉन्ड 8100। सो फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव दे विल बी जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी हाई तक रहेगी, बिकॉज अभी भी वॉलेटिलिटी इंडेक्स काफ़ी हायर एंड पे चल रहा है एंड इन नियर टर्म ऑल्सो वी एक्सपेक्टिंग अ शार्प राइज इन द निफ्टी। सो फॉर द नियर टर्म पर्सपेक्टिव अगर कोई निफ्टी में ट्रेड करना चाहता है तो डेफिनेटली पॉजिटिव बाइस के साथ ही ट्रेड करें एंड बहुत सारे स्टॉक सिलेक्शंस एट लोअर लेवल्स में जो हमने आइडेंटिफाई किया उस एंड स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशंस के बीच में ही मंडराता रहेगा निफ्टी, ये कह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट। लेकिन आपको इस तरह के बाजार में क्या करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स है अच्छे और किन स्टॉक से निकलने का समय है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल मॉर्गन स्टैनली ने पीएसयू बैंकों को लेकर चिंता जताई है। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि पीएसयू बैंकिंग शेयरों में 30% तक की गिरावट देखी जा सकती है और हाल की बढ़त को बिकवाली के मौके के रूप में देखना चाहिए। इस बारे में और ज्यादा डिटेल्स के लिए जुड़ रही हैं हमारी सहयोगी नीति। बताइए क्या कह रही है ये रिपोर्ट? जी हाँ, अगर आपको लगता है कि इस गिरते बाजार में पीएसयू बैंकों में थोड़ा पैसा बना लिया जाए या फिर निवेश कर लें तो अभी आप रुक जाइए, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली काफी चिंतित हैं और अभी इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें साफ तौर पे कह रहे हैं कि पीएसयू बैंकों में अगले कुछ समय में 30% का डाउनसाइड पोटेंशियल और यहां से दिखता है। ये कहते हैं कि अभी की जो हाल फिलहाल की तेजी आई है पीएसयू बैंकों में, बहुत अच्छा मौका है कि आप यहां से बिकवाली करके निकल जाइए। अंडरवेट रेटिंग है इनकी सभी पीएसयू बैंकों पर और बैंक ऑफ बड़ौदा को यहां से निकाल रहे हैं, क्योंकि नए मैनेजमेंट के बाद जो बैलेंस शीट है वो यहां पर सुधरती हुई नजर आएगी। ये अनदर राउंड ऑफ वीकनेस देख रहे हैं पीएसयू बैंकों में, क्योंकि इनका जो लेंडिंग इंडिकेटर है वो ये दर्शाता है कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। जिस तरह से स्लो डाउन है इकोनॉमी में उसके बैकड्रॉप में साथ साथ में रियल रेट्स अब यहां से और ज्यादा बढ़ रही हैं, क्योंकि WPI का डिफ्लेशन यहां पर है और हाई लेंडिंग रेट्स हैं। कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह से गिर रही हैं उससे असेट क्वालिटी का पीएसयू बैंकों की और ज्यादा इंपैक्ट होगी, क्योंकि काफी ज्यादा एक्सपोजर है कमोडिटी रिलेटेड कंपनियों का पीएसयू बैंकों में। प्री प्रोविजन प्रॉफिट मार्जिन्स ये यहां पे और ज्यादा डिक्लाइन करते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरह से बेस रेट और जो डिपॉजिट रेट है वो बहुत ज्यादा इन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया है एसबीआई जैसी बड़ी कंपनियों में भी। और अगर रेगुलेटरी प्रेशर और ज्यादा बढ़ता है कि लेंडिंग रेट आप किसी ना किसी तरह से घटाइए, तो ये जो प्रोविजन से पहले करने वाले जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं उनमें और ज्यादा डिक्लाइन आ सकता है। ये काफी ज्यादा नेगेटिव होगा। आप इंतजार मत करिए कि 2002 की तरह पीएसयू बैंकों में एक बहुत बड़ा उछाल आएगा या फिर कोई एक अच्छी यहां से तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि उस समय बैंकों को बहुत ज्यादा बॉन्ड के उस पे गेन्स हुए थे और अब बॉन्ड बुक्स बहुत ज्यादा छोटी है, साथ साथ में कि रेट्स भी बहुत ज्यादा लो हैं। अग्रेसिव पिकअप जब तक इकोनॉमी में नहीं आता है तब तक बैंकों का कोई भला नहीं हो सकता है। इनफ कैपिटल रेजिंग इनको करनी होगी अपनी बैलेंस शीट्स को क्लीन अप करने के लिए। और हाल फिलहाल में जो सरकार ने कैपिटल इन्फ्यूजन का जिस तरह से अनाउंसमेंट किया था वो भी बहुत ज्यादा इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है पीएसयू बैंक की सेहत सुधारने के लिए। एसबीआई इनका लीस्ट प्रेफर्ड पिक स्टॉक है, यहां से दूर रहने की आपको सलाह दे रहे हैं। टारगेट 210 रुपए का दे रहे हैं। अंडरवेट रेटिंग सारे ही पीएसयू बैंकों पर है। बैंक ऑफ इंडिया एक और इनका सबसे बड़ा अंडरवेट है आफ्टर एसबीआई, और आगे भी इनमें जो गिरावट है वो जारी रहने का अनुमान है। 30% का डाउनसाइड पोटेंशियल, काफी बड़ा डाउनसाइड है यहां से पीएसयू बैंकों के लिए।
शुक्रिया नियति इस पूरे अपडेट के लिए। तो मॉर्गन स्टैनली पीएसयू बैंक पर एक बहुत ही डविश सा अप्रोच अपनाती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और यही इसी रिपोर्ट की बारीकियां हमें नियति बता रही थी यहाँ पर। लेकिन अब रुक करते हैं आपके सवालों का और मेरे साथ हैं दिलशाद जी पाटन से। नमस्ते दिलशाद जी, पूछिए अपना सवाल, क्या जानना चाहते हैं आप? कौन सा शेयर है सर आपके पास? जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, मेरे पास रिलायंस पावर है, 73 रुपये के भाव के हैं। तो 73 रुपये के भाव के रिलायंस पावर है। अब 36 रुपया हो गया है, तो हमें क्या करना चाहिए? वेट करनी चाहिए या सेल कर देना चाहिए? ओके इसके अलावा आप एमटेक ऑटो के बारे में भी पूछना चाहते थे, ये भी आप होल्ड करते हैं? इसके 200 शेयर हैं आपके पास? जी मेरे पास एमटेक ऑटो है, 200 शेयर हैं, 67 रुपये के भाव के, 67 रुपये के दाम के। सो रिलायंस पावर और एमटेक ऑटो। हाँ जी जी। ओके एमटेक ऑटो काफ़ी खबरों में भी रही है। पिछले हफ्ते हमने ज़बरदस्त इसमें गिरावट भी हमें देखने को मिला है। नरेश गुड मॉर्निंग, एमटेक ऑटो पर क्या सलाह देना चाहेंगे यहाँ आप हम दिलशाद जी को? और साथ ही रिलायंस पावर के भी इनके पास है 73 शेयर, 60 रुपये इनकी खरीद का भाव रहा है। रिलायंस पावर आपको कैसा दिखता है? मॉर्निंग प्रियंका जी, आई थिंक क्लियरली जो एमटेक ऑटो की दिक्कतें हैं अभी इट्स वेल नोन टू द मार्केट्स। डेट बहुत ज़्यादा हो गई थी, ओवर लेवरेजिंग की वजह से, इंटरेस्ट कॉस्ट पे प्रेशर आने की वजह से इबिट और प्रॉफिट मार्जिन्स पे आई थिंक क्लियर इम्पैक्ट आने की उम्मीद है। तो क्लियरली आई थिंक पॉइंट नंबर 1, आई थिंक अगर ऑटो एंसिलरी में रहना है तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। 4 व्हीलर्स में रहना है तो यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक, लुक एट मारुति प्रॉब्ली ऑन डिक्लाइंस। ऑटो एंसिलरी स्पेस में एमएम फॉर्जिंग्स हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सिमिलरली अगर मैं आर पावर की बात करूँ तो आई थिंक द कंपनी इज ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ इशूज। आई थिंक जो उनका ससान का आई थिंक जो कमीशनिंग हुई थी, अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द पावर सेक्टर इज स्टिल ग्रैपल्ड विद अ लॉट ऑफ इशूज। तो आई थिंक जो कैश फ्लोज हम देखते हैं दोज फ्री कैश फ्लोज प्रॉब्ली डू नॉट कम थ्रू, क्योंकि रियलाइजेशन अभी भी आई थिंक आर ऑन द सॉफ्टर साइड। यू कैनॉट इंक्रीज योर टैरिफ्स सब्सटेंशियली, और जो भी क्रॉस सब्सिडी का एक रिकवरी था आई थिंक दैट कंपोनेंट हैज स्टार्टेड कमिंग इनटू द बैलेंस शीट। बट आगे का क्वार्टर्स में फ्री कैश फ्लो कैसे हो गए थे, स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्लीक सिचुएशन। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर पावर में रहना है या पावर क्षेत्र में रहना है, आई थिंक पावर ग्रिड इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू टू लाइक। तो मेरे हिसाब से आई थिंक पावर ग्रिड इज समथिंग दैट आई विल कंटिन्यू टू प्रेफर ऑन डिक्लाइंस। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज सब्सटेंशियली हायर, जैसे ये कैपिटलाइजेशन कर रहे हैं, जैसे इनकी वर्क इन प्रोग्रेस है और जैसे रेगुलेटेड रिटर्न्स है 15.5%, ये काफ़ी सपोर्ट करता है अर्निंग्स ग्रोथ को। तो आई थिंक पावर ग्रिड एंड एमएम फॉर्जिंग फ्रॉम ऑटो एंसिलरी स्पेस इज समथिंग आई विल कंटिन्यू टू प्रेफर। इसी के साथ सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहने वाला है। मेरे साथ मानव व मयूरेश जोशी दोनों ही बने आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं आप ही के सवालों का। विशाल है मेरे साथ दिल्ली से। विशाल गुड मॉर्निंग, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? सर गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास एसबीआई है, उससे मैंने 100 शेयर खरीदे थे लास्ट वीक 169 के प्राइस पे। मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें अभी मुझे एवरेज आउट करना चाहिए या अभी होल्ड करूँ, अभी बाय नहीं करना चाहिए? 169 पर खरीदा आपने एसबीआई? हाँ जी मैम। 169 या 269? क्योंकि हमारे पास जो लिखा हुआ उसमें 269 मेंशन। 169 पे मैंने बाय किया। ओके 169 पर एसबीआई। कब पहुंचा था एसबीआई? पिछले हफ्ते खरीदारी की है? 269, I'm sorry, 269। यस वही हम कहते हैं कि 169 का लेवल अगर आपने उस पर खरीदा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन चलिए 269 पर खरीदा विशाल जी ने एसबीआई के 100 शेयर। और मॉर्गन स्टैनली पीएसयू बैंक पर अपनी एक रिपोर्ट लेकर आई है, उसमें एसबीआई पर उन्होंने अंडरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है। लक्ष्य दिया है 210 रुपए का। पर फिलहाल विशाल जी को इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जिस भाव पर खरीदा था उससे नीचे है अभी ये। मानव, एसबीआई पर आप क्या सलाह देना चाहेंगे विशाल को? शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है, आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए डेफिनेटली द स्टॉक इज अ होल्ड, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म बट आल्सो फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। स्टॉक जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल था अराउंड 290 का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से हमने देखा कि स्टॉक ने जिस तरह की गिरावट देखी है एंड इसका जो सपोर्ट है अराउंड 240 और 250 का, वहाँ पे आके कहीं ना कहीं स्टॉक सस्टेन करा है।
शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए जो हमने लास्ट पैटर्न्स देखे हैं स्टॉक में, एक जो पैटर्न बनाया वो क्लियरली सजेस्ट करे कि यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड रैली आ सकती है। जो उनका कॉस्ट प्राइस है डेफिनेटली इन द नियर टर्म आने के चांसेस रहेंगे इन पॉसिबली नेक्स्ट 1 और 2 वीक्स। ओवरऑल अगर हम SBI को भी देखते हैं फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव, स्टॉक एक करेक्टिव डिक्लाइन में है, ना कि एक बेरिश ट्रेंड में है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम कि ये करेक्टिव डिक्लाइन कभी ख़त्म होएगा, बट जो समझ में आ रहा है चार्ट्स देखे, ये स्टॉक अपने लोअर ट्रेडिंग बैंड में है। तो यहाँ से यहाँ पे अगर वो चाहे और अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म करना चाहे तो आई थिंक ये लेवल्स पे भी वो चाहे तो एवरेज कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स स्टॉक डेफिनेटली 290 और 300 के बैंड के आसपास मिल सकता है। ओके, सो एवरेज पे करने की सलाह दे रहे हैं यहाँ पर, और जिस तरह के टारगेट्स पे मानव जी की नजर है आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। 290 तक के टारगेट्स को देख रहे हैं मानव, SBI पहुंचेगा वहां पर। लेकिन अब मेरे साथ है योगेंद्र बंसल। नमस्ते योगेंद्र जी, मुंबई से जुड़ रहे हैं योगेंद्र बंसल जी, पूछिए अपना सवाल सर। मैं जानना चाहता हूँ कि HPCL, BPCL और IOC इन सरकारी कंपनियों में कौन सी सबसे अच्छी रहेगी और उसमें IOC का क्या भविष्य है? ओके, HPCL, BPCL और IOC में कौन सी बेहतर कंपनी हो सकती है? मयूरेश सर, बताइए इन कंपनियों के बारे में, इन ऑयल कंपनियों के बारे में, और क्या सलाह देंगे? ज्यादातर योगेंद्र जी जानना चाहते हैं IOC के बारे में भी, IOC इन्हें ज्यादा पसंद भी आ रहा है यहाँ पर। तो क्लियरली प्रियंका जी, अगर हम तीनों ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की बात करें तो BPCL इज मोर अ मिक्स ऑफ रिफाइनिंग एंड मार्केटिंग, जहाँ पे 32% रिफाइनिंग से आता है, ऑलमोस्ट 54% कम्स फ्रॉम मार्केटिंग। HPCL का इट्स मोर टू डू विद मार्केटिंग, इसलिए जब हम देखते हैं कि जब मार्केटिंग मार्जिन में एक राइज आया था, HPCL हैज बेनिफिटेड द मोस्ट। नाउ द अंडरलाइंग थीम इज वेरी कॉमन फॉर ऑल दीज 3 कंपनीज, IOC हो, BPCL हो, HPCL हो, क्योंकि अंडर रिकवरीज कम हो गए हैं, इनकी डेट कंपोनेंट कम हो गए हैं, डेट कंपोनेंट जैसे इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई है, क्योंकि अंडर रिकवरीज और ऑयल जहाँ पे है एंड इट इज करेक्टिंग इवन फर्दर। इनके जो आई थिंक वर्किंग कैपिटल इश्यूज रहते थे बिकॉज ऑफ द सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द कॉम्पेंसेशन रिसीव, जो टाइम लैग रहता था, दैट हैज प्रॉब्ली रिड्यूस ड्रेस्टिकली। और जैसे ऑयल की हम उम्मीद करते हैं तो लार्जली आई थिंक इट इज इन द प्राइस। एक केवियट यही होगा कि GRMs कैसे पैन आउट होंगी इसका पता नहीं है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट विल हैपन। नाउ स्पेसिफिकली कमिंग टू IOC, अंडर रिकवरीज हैव गॉन डाउन सब्सटेंशियली फॉर दिस कंपनीज। 15,000 करोड़ के अगेंस्ट आई थिंक 2,800 करोड़ के आसपास आया था। इनकी डेट इक्विटी अच्छी खासी कम हो गई, विच इज अ कॉमन थीम फॉर दीज कंपनीज। बट द बिगेस्ट बेनिफिट दैट IOC विल हैव इज द काइंड ऑफ कमीशनिंग दैट वन सीज विद दिस पारादीप रिफाइनरी, जो 15 MTKPA का एक प्लांट डाला है, that has a Nelson complexity of almost 12.2, यानी heavy crude और sulfur processing कर सकता है, जिसकी वजह से I think जो GRMs है that can get stabilized even if Singapore GRMs are down। हमें लगता है I think IOC के जो GRMs है with the new capacity coming through shall be a little bit better। BPCL की जो दिक्कतें होती हैं is also on the exploration side, क्योंकि उनका जो एक कंपोनेंट होता है SOTP में with falling crude that takes a little bit of a hit। तो मुझे लगता है I think IOC is a very safe bet अगर हम OMCs की बात करें, लेकिन टाइम होराइजन I think has to be more than a year and a half to say the least। यानी 18 महीने का अगर आपका टाइम होराइजन नहीं हो तो GRM की वजह से शायद ये कंपनियों को मार पड़ सकती है एटलीस्ट इन द कमिंग कपल ऑफ क्वार्टर्स। बट ओवर दैट लॉन्गर टाइम पीरियड आई थिंक इफ क्रूड सस्टेन्स इन दिस रेंज, मुझे लगता है ऑल दीज कंपनीज कैन बी बेनिफिशियरीज एंड IOC का जैसे मैंने लॉजिक बताया इट कैन ग्रेटली बेनिफिट फ्रॉम इट्स एक्सटेंडेड कैपेसिटीज। बढ़ते हैं आगे, अमित है मेरे साथ अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग अमित, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? हाँ मैडम, मैंने आरकॉम 1000 परचेज की एट द रेट ऑफ 52, और सेकंडली मैंने अदानी एंटरप्राइज 1000 परचेज की 84। ओके, मैं 3 से 6 मैंने होल्ड कर सकता हूँ, तो इसका प्रोस्पेक्ट जानना चाहता हूँ। चलिए, तो रिलायंस कम्युनिकेशन और अदानी एंटरप्राइजेस के प्रोस्पेक्ट्स जानना चाहते हैं अमित यहाँ पर। मानव जी, इन दोनों की चार्ट स्ट्रक्चर देखकर बताइए कैसे दिखते हैं आपको, किस तरह की फॉर्मेशन आपको दिख रही है रिलायंस कम्युनिकेशन और फिर सर अदानी एंटरप्राइजेस? देखिए, सबसे पहले आरकॉम की बात करेंगे तो आई थिंक इट्स क्लियरली आइडेंटिफाइड कि आरकॉम एक प्राइमरी डाउन ट्रेंड में है, और अभी से नहीं काफ़ी सालों से हम देख ही रहे हैं कि स्टॉक
काफ़ी हद तक अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में यही कह सकता हूँ कि जो उसका 2012 का सपोर्ट था, जब भी उसने लो बनाया था करीब 50 और 52 के आसपास, स्टॉक वहाँ से आया और वहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड देगा। आरकॉम के लिए एक क्लियर सलाह है कि कोई भी रिबाउंड आए तो डेफिनेटली हाई लेवल्स में से एग्जिट करना चाहिए। मुझे नहीं लगता नियर टर्म पर्सपेक्टिव में ये स्टॉक इवन 60 या 62 के ऊपर जाएगा, बट डेफिनेटली आरकॉम में से एग्जिट करके अगर वही अमाउंट अगर वो आइडिया में निवेश करे तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी अच्छी मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव में रिटर्न्स आ सकते हैं। आइडिया भी अपने रिसेंट हाई से एटलीस्ट 10 to 15% गिर चुका है एंड लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो आइडिया में ज़्यादा पर्सपेक्टिव और जो फॉर्मेशंस है वो आइडिया के काफ़ी अच्छे कंपैरेटिवली। जो इनका सेकंड स्टॉक है उसमें अगर हम देख रहे हैं अदानी एंटरप्राइज में, तो ये जो फॉर्मेशन है आई थिंक नियर टर्म पर्सपेक्टिव में एक जो he will have to give at least 1 or 2 months, बिकॉज मुझे नहीं लगता इस स्टॉक में जो रिवाइवल आने वाला है इमीडिएटली नहीं आएगा। काफ़ी हद तक ये स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो सो फॉर द मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव अदानी एंटरप्राइज में तो डेफिनेटली होल्ड करके चले। उनको अपना टाइम होराइजन फॉर अदानी एंटरप्राइज एटलीस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा फॉर एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 6 months। ये स्टॉक में अब तक कोई बाउंस बैक या कोई एक शॉर्ट टर्म बेस बनता हुआ नहीं दिख रहा है। सो आई थिंक इसको शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के लिए अवॉइड करके बट मीडियम टर्म अगर आउटलुक रखें तो एक बाउंस बैक अगर आए और स्टॉक में एटलीस्ट 15% रिवाइवल आए देन इसको रिव्यू कर सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आपके बहुत सारे सवाल अभी भी बाकी हैं और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो शेयरों पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सौदा आपका। सीधा रुख करते हैं अपने दर्शकों के सवालों का। सलीम जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। गुड मॉर्निंग सलीम, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप हमारे एक्सपर्ट की राय चाहते हैं? मैंने आईसीआईसी खरीदा था 340 रुपए में। अच्छा, 500 शेयर, तो क्या उसे होल्ड करना है, अभी क्या करना चाहिए? 58 रुपए 60 पैसे पर शेयर नुकसान भी आपको यहाँ ICICI बैंक में उठाना पड़ रहा है। 500 शेयर 340 रुपए में। जी चलिए, तो ICICI बैंक में क्या करें सलीम? मानव, ICICI बैंक आपको चार्ट्स पर कैसा दिखता है, क्या सलाह देंगे? 58 रुपए के आसपास पर शेयर नुकसान भी अभी हो रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ये स्टॉक लास्ट 6 से 7 महीनों में एक साइडवेज टू डाउन साइड जो मूव हमने देखने मिला है ICICI बैंक में, इसका चांसेस है कि अभी भी इसका जो करेक्शन है कंप्लीट हुआ नहीं है एंड स्टॉक के पास अभी भी रूम है ऑन दी लोअर साइड 260 to 265 के लेवल्स टेस्ट करने का। जो उसका ओवरऑल ट्रेंड है ICICI बैंक का डेफिनेटली काफ़ी पॉजिटिव है एंड एनी डिप्स क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 265 to 270 बहुत अच्छा बैंड है लेने के लिए। तो मेरा ऐसा मानना रहेगा कि अगर इन्होंने हाई लेवल्स पे लिया है और इन्हें ICICI बैंक इन नियर टर्म पर्सपेक्टिव 270 और 260 के बैंड में मिले, डेफिनेटली लोअर साइड में एवरेज करना चाहिए। बिकॉज अगर आप देखेंगे भी तो स्टॉक अपने प्रीवियस पीक से ऑलरेडी 20 to 30% करेक्ट हो चुका है एंड हिस्टोरिकली भी देखा जाए तो ICICI बैंक जब भी 30% के ऊपर करेक्ट किया वहाँ से एक मीडियम टर्म बॉटम बनता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टाइम के बॉटम कभी बनेगा, बट ICICI बैंक में डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी एंड लोअर लेवल्स में ये चाहे तो अपना टाइम होराइजन स्टॉक में इंक्रीज करें एंड ही शुड लुक टू बाय एट लोअर लेवल्स। ओके, और अब अगला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ हैं सुपल केरल से। गुड मॉर्निंग सुपल, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मेरे पास वो सुबह ना। आपके पास कौन सा शेयर है? यूनिटेक के शेयर हैं आपके पास 36 शेयर 18 रुपए के भाव पर इन्होंने खरीदारी की है। हमारी इनसे बात नहीं हो पाई पर इनका सवाल हमारे पास यहाँ पर है। 11 रुपए 95 पैसे पर शेयर का नुकसान सुपल उठा रहे हैं। मयूरेश सर, यूनिटेक में आप क्या सलाह देंगे यहाँ पर सुपल जी को, क्या करना चाहिए? क्लियरली आई थिंक मैं कभी भी एक प्रोपोनेंट नहीं था रियल एस्टेट कंपनियों का। तो जो लेवरेज सिचुएशन है, इट्स अ वेल नोन फैक्ट, इन्वेंट्री लेवल्स आए हैं, प्री सेल्स हो नहीं रहे हैं, तो आई थिंक आई विल स्टे अवे फ्रॉम दीज कंपनीज फॉर एटलीस्ट सम लेंथ ऑफ टाइम। और अगर मैं प्ले करना ही चाहूँ रियल एस्टेट सेक्टर, आई थिंक द बेस्ट वे टू प्ले दैट अगेन इज द NBFC प्ले। आई थिंक आई एम साउंडिंग लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड,
लेकिन जैसे ये ऑफर करते हैं, एक तो जो एसेट क्वालिटी की स्टेबलाइजेशन होती है एनबीएफसीज में, स्पेसिफिकली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में, इट इज़ फार ग्रेटर देन व्हाट दीज कंपनीज आर गोइंग थ्रू इन टर्म्स ऑफ पेन। दूसरी बात, आई थिंक जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स है दैट हैज कम डाउन ड्रास्टिकली बिकॉज ऑफ देयर शिफ्टिंग फ्रॉम हाई कॉस्ट डिपॉजिट टू होलसेल बॉन्ड्स। यील्ड्स हैव बीन मेंटेन्ड क्वाइट रीजनेबली, और जैसे इनकी लेंडिंग प्रोपोर्शन है स्पेसिफिकली रिटेल इन्वेस्टर्स को, आई थिंक दैट इज शोइंग अ वेरी हेल्दी साइन। तो मुझे लगता है आई थिंक रियल एस्टेट सेक्टर को खेलना ही है, तो एन इनडायरेक्ट रूट इज थ्रू द HFC कंपनीज विच वी मेंटेन फॉर लेंथ ऑफ टाइम, और LIC हाउसिंग इज समथिंग दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। तो मुझे लगता है LIC हाउसिंग अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। लेते एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, लेकिन ब्रेक के बाद शेयरों पर सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। चाइना ने कल जो बूस्टर डोज दिया है उसका असर हमें एशियन बाजारों में दिख रहा है। जबरदस्त रिकवरी यहां पर आती हुई नजर आ रही है। निकाई देखिए 3% ऊपर, शंघाई भी 2.5% से ज्यादा ऊपर है। हैंगसेंग में भी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। ताइवान इंडेक्स भी ऑलमोस्ट 8% की ऊंचाई तक पहुंचते हुए, कॉस्पी में भी हमें 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। और भारतीय बाजारों में भी हमने सुबह जो दबाव दिखा था उससे ऊपर आते हुए बाजार नजर आ रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, मिड कैप तीनों ही अभी हरे निशान पर है, लेकिन बैंक निफ्टी में चिंता बरकरार है। 91 अंकों की गिरावट हमें बैंक निफ्टी में फिलहाल नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में ये फासला डिक्लाइंस की तरफ बढ़ता जा रहा है। सुबह के मुकाबले अब हम देख रहे हैं एडवांसेस ज्यादा है। 960 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, 419 शेयर इसके मुकाबले जो गिरने वाले हैं। तो एशियन बाजारों में एक जो हम देख रहे हैं निचली स्तरों से रिकवरी आते हुए, उसका असर भारतीय बाजारों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। चाइना ने कल जो एक बूस्टर डोज दिया है रेट कट के साथ, उसका असर एशियन बाजार काफी पॉजिटिवली लेते हुए। अब शुरू करते हैं आपके सवालों का सिलसिला। मेरे साथ वीके तिवारी जी हैं अलीगढ़ से। नमस्ते तिवारी साहब, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते मैडम, मेरे पास में NHPC है 800 शेयर जो है 32 रुपीज की बाइंग है जी। हेलो। और रिलायंस इंडस्ट्री मैडम जो है 2100 के है, स्प्लिट होने से पहले 20 शेयर जो है। अच्छा, ओके। तो अभी मैं हो रहा है आपको यहाँ पर भी? जी 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 जी। हाँ, पूछिए अपना सवाल। NHPC को स्विच ओवर कर सकता हूँ इसी रेट पे कहीं इस समय मार्केट में? ये एडवाइस और चाहिए मुझे। ओके, लेकिन रिलायंस में आपको स्टॉक स्प्लिट जो है उसका तो फायदा भी मिला होगा यहाँ पर। चलिए, क्या करना चाहिए NHPC और रिलायंस इंडस्ट्रीज में? तिवारी जी को पूछते हैं मयूरेश से। मयूरेश जी, ये दोनों कंपनियां आपको कैसे दिखती हैं? क्या बताना चाहेंगे यहाँ वीके तिवारी जी को? सो क्लियरली आई थिंक NHPC का अगर हम देखें तो जो प्रोजेक्ट एडिशंस होने वाले हैं दैट इज गोइंग टू हैपन सब्सटेंशियली ओनली आफ्टर FY17, वो भी सेकंड हाफ में। इसलिए जो अर्निंग्स दिखेगी इन टर्म्स ऑफ हाउ कैश फ्लोज विल कम थ्रू विल हैपन ओनली फ्रॉम द एंड ऑफ FY17। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ब्रांच अप हुआ है बैलेंस शीट पे, उसके वजह से आई थिंक रिटर्न रेशियो सबड्यूड है। दिस इज द ऑब्वियस रीजन एज आई वाज मेंशनिंग। इसलिए आई थिंक अंडर परफॉर्मेंस NHPC का अच्छे खासे समय तक बरकरार रह सकता है। इट कैन मूव इन अ ट्रेडिंग रेंज, शायद 21-22 का जो एक रेजिस्टेंस है वहाँ पे इट कैन प्रॉब्ली स्टॉप बिकॉज आई थिंक द नंबर्स विल नॉट कीप ऑन कमिंग थ्रू। हाउएवर आई थिंक रिलायंस पे जो हमारा व्यू है, आई थिंक वी आर मेंटेनिंग अ वेरी पॉजिटिव स्टांस ऑन द रिलायंस। एंड बार बार मैं यही कहता हूँ, आई थिंक इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑन द रिलायंस, अगर हम ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखें, इनका कोर केपेक्स देखें विच विल स्टार्ट यील्डिंग रिजल्ट्स बाय द एंड ऑफ FY16, फर्स्ट हाफ ऑफ FY17। और हालांकि एक प्रोजेक्ट उनका थोड़ा डिले हो गया है, बट ओवरऑल आई थिंक दैट कोर केपेक्स शुड स्टार्ट डिलीवरिंग रिटर्न ऑन इक्विटी। नॉन कोर केपेक्स जो टेलीकॉम केपेक्स है, उसकी वजह से उनके जो कंसोलिडेटेड ROEs हैं वो थोड़े से सबड्यूड रह चुके हैं, बट आई थिंक इवन दैट विल स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। सो एवरीबडी इज वेटिंग विद वेटेड ब्रेथ कि रिलायंस जियो की लॉन्च कैसे होगी, क्या लेवल्स पर होगी, क्या प्राइसिंग पर होगी। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी लुक्ड एट इज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक फ्रॉम एन FY17 पर्सपेक्टिव, जो another 4 quarters down the line, the earnings should start improving. इसलिए I think Reliance is a definite hold, but NHPC definitely I think अगर long term view नहीं है, which is at least 3 to 4 years, I think it can shift on the rallies. Private sector banks, Maruti on declines, I think ये सब stocks काफी अच्छे लग रहे हैं। और यहाँ हम आपको बता दें, आप जो चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 समूह का हिस्सा है और इसका स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। और अब
अब बात करते हैं सुभाष जी से, पुणे से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सुभाष जी, बताइए कौन सा शेयर है सर आपके पास? वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास मदरसोमी सिस्टम्स के 100 शेयर्स है, 305 के रेट से खरीदे, और एयरटेल, भारतीय एयरटेल के 100 शेयर्स है, 389 के प्राइस से। ओके, तो मदरसन सूमी में आपको 2 रुपए पर शेयर का नुकसान उठाना पड़ रहा है। 100 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, और भारतीय एयरटेल में ज्यादा नुकसान 45 रुपए 55 पैसे का हर जो 100 शेयर्स हैं उस पर इन्हें हो रहा है। मानव जी, मदरसन सूमी, इसका चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा दिखता है? कौन सा टारगेट आप यहाँ पर इन्हें सुझाना चाहेंगे? साथ ही भारतीय एयरटेल में क्या करें, ज्यादा नुकसान है, 45 रुपए 55 पैसे पर शेयर के नुकसान पर बैठे हैं यहाँ पर सुभाष। देखिए, जो उनका पहला स्टॉक है मदरसन सूमी, वो काफ़ी अच्छा स्टॉक है एंड लास्ट 4-5 सालों में ये स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में रहा है। और जो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो स्टॉक ऑलरेडी जो उसका रीसेंट पीक था वहाँ से एटलीस्ट 15 to 18%, एटलीस्ट 20% का हमने शार्प फॉल देख चुका है। सो जो इनका कॉस्ट प्राइस भी है काफ़ी अच्छा है, आई थिंक कॉस्ट प्राइस के आसपास ही चल रहा है स्टॉक है। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड रैली हमें एटलीस्ट 340 to 345 तक की लगती है। अगर इनका शॉर्ट टर्म व्यू है मदरसन सूमी में तो डेफिनेटली 340 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अपसाइड इमीडिएटली क्रॉस नहीं कर पाएगा, जो इसके लॉन्ग टर्म एवरेजेस के साथ कोइंसाइड करता है। सो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के 340 और 345 एक अच्छा बैंड रहेगा टू बुक प्रॉफिट्स एट हाई लेवल्स। एंड मदरसन सूमी का जिस तरह का हमने शार्प गिरावट देखा, आई थिंक स्टॉक अभी टाइम लगाएगा, एक कंसोलिडेशन फेज में जाएगा, उसके बाद एक बॉटम फॉर्मेशन बन के एक मीडियम टर्म के बाद एक इसका ट्रेंड चालू होने की संभावना है। तो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में डेफिनेटली 340 इज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एग्जिट। जो इनका सेकंड स्टॉक है भारतीय एयरटेल, स्टॉक ने काफ़ी हद तक डिक्लाइन देख चुका है। इसका रीसेंट पीक था 450 का, वहाँ से गिर के स्टॉक ऑलरेडी 100 पॉइंट्स गिर चुका है एंड इसका जो इंपॉर्टेंट मंथली सपोर्ट के आसपास आ गया स्टॉक, जो इसका 330 के आसपास है। मेरा ये मानना रहेगा तो डेफिनेटली भारतीय एयरटेल में करंट लेवल्स में होल्ड कीजिए, बिकॉज यहाँ से इमीडिएट और डाउनसाइड हमें नहीं दिख रहा है स्टॉक में। यहाँ से एक शॉर्ट टर्म रिकवरी जो हम एंटिसिपेट कर रहे हैं वो 330 का अगर सपोर्ट होल्ड करेगा तो एक शॉर्ट टर्म रिकवरी अराउंड 375 to 380 तक के लेवल्स में दिख सकती है एंड उसके ऊपर इमीडिएटली स्टॉक नहीं जाएगा। तो दोनों स्टॉक मदरसन सूमी एंड भारतीय एयरटेल अगर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में एक रिबाउंड रैली आती है तो हाई लेवल्स में से एग्जिट करना चाहिए। इसी के साथ वक्त है ब्रेक का, लेकिन इस उतार चढ़ाव के माहौल में बाजार और इकोनॉमी के 10 जाने माने दिग्गजों की क्या है राय, जानेंगे इस ब्रेक के बाद सौदा आपका में हम। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। चीन को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है, घरेलू बाजार में भी इसी वजह से तेज उठापटक देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे माहौल में आपको क्या करना चाहिए? बाजार और इकोनॉमी के 10 भरोसेमंद दिग्गज क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। चीन की जो समस्या है वो सुलझाने में उनको बहुत समय लगेगा। भारत पे असर बहुत नहीं होगा, मगर विश्व के जो विकसित देश हैं उनमें जो भी अब हो रहा है उसका नतीजा ये होगा कि वहाँ भी विकास के दर कम हो गए, इन्फ्लेशन के दर कम हो गए। In these circumstances, depreciation is not necessarily a bad thing. Intervention has never been seen as an attempt to peg the currency, to fix the rate. It is always to reduce, to contain volatility. We have to watch the global flows. Fundamentally, India is looking better, but technical pressures coming out of flows are something we have to face. नॉर्मली जुलाई महीने में सेल हुआ करती है रिटेल वगैरह की 1 for 1 फ्री, तो अगस्त में सेल है 1 for 1 फ्री। अगर वो बेच के जा रहा है उसको फिर नहीं समझ में आया तो 1 for 1 सेल है ये, तो थोड़ा सा तो मेरे ख्याल से people should take advantage of that. I think this looks like a serious bull market correction which will afford opportunity for investors to buy stocks. The banks have turned a lot more attractive. Some of the private sector banks have gone back to where they were a year ago. So they've given up a whole year's performance. I think the industrials look attractive. I also think technology stocks are good to buy at these levels. IT और फार्मा शेयर में मौका अच्छा होगा, क्योंकि अगर करेंसी डेप्रिशिएट होगी तो इन स्टॉक्स को फायदा होगा। तो इसमें भी जो वेल मैनेज कंपनीज है जिनका पोर्टफोलियो ठीक है, हो सकता है कि डॉलर अर्निंग्स इतनी तेजी से नहीं बढ़े, पर जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मार्जिन है उसमें काफी थोड़ा इंप्रूवमेंट होगा। रिलेटिवली
अब अगर चाइना और हम में कंपैरिजन किया जाए, वी लुक फार मोर अट्रैक्टिव, फार मोर ट्रांसपेरेंट, फार मोर स्टेबल. तो बारिंग दिस इमीडिएट जो वॉलेटिलिटी, आई थिंक ऑन द होल इट्स गुड डेवलपमेंट फॉर इंडिया. I do think that will be bottom up in terms of countries and markets, and I do think that India will stand out, and my optimism flows from the fact of what is happening to global commodities, because one of the biggest beneficiaries of a big global commodity meltdown is going to be India. आप देखें 2008 में जब बाजार गिरा था तो सब लोग बहुत परेशान थे, लेकिन जिसने इन्वेस्ट किया उसको बहुत फायदा हुआ. 2013 में भी ऐसे ही हुआ, 2001 में भी ऐसे ही हुआ. तो मुझे लगता है जो इंडियन इकोनॉमी है इसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं. इनफैक्ट पूरे विश्व में हमारी इकोनॉमी शायद एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं. कमोडिटी डाउनटर्न का हमको बहुत फायदा मिलने वाला है. In the short term, the upsides are definitely restricted much more than they were earlier. And you have to look at probably now from a 2017 point of view. And I think once all this settles down and if you have averaged your buys at lower levels, I think you will still get a decent return over the next 6 months. बढ़ते हैं आगे और सवालों का सिलसिले को शुरू करते हैं. मीनू वर्मा मेरे साथ हैं दिल्ली से. मीनू जी, गुड मॉर्निंग मैम. बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग. सबसे तो पहले मैं CNBC आवाज का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा चैनल शुरू किया जिसे हम जैसे हाउसवाइफ को बहुत अच्छी एडवाइस मिल जाती है. चलिए, बहुत शुक्रिया इसका कि आप देखती हैं हमारे चैनल को और कमाती भी हैं इसके जरिए. बिल्कुल बिल्कुल. मैं इन्वेस्टर हूँ 25 ईयर्स से. मेरी जो भी अलॉटमेंट है तो मैंने कोई सेकेंडरी मार्केट से बाय नहीं किया, पर बहुत ज्यादा नॉलेज ना होने के कारण मैं कुछ शेयर बेच चुकी हूँ. इसीलिए मैं टाटा एलेक्सी के बारे में पूछना चाहती हूँ. मेरे पास 200 शेयर्स थे, मैंने 70 तो 500 के रेट में बेच दिए. ओके. तो अब मैं पूछना चाहती हूँ मेरी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है. आप लोग के जरिए मुझे जो पता चलता है उसी हिसाब से करती हूँ. और टाटा एलेक्सी पर भी सलाह चाहती हैं आप? जी. और मेरा दूसरा ल्यूपिन पे है क्वेश्चन मेरा कि ये भी मेरी अलॉटमेंट ही है, इसमें से भी मैं 20 शेयर्स बेच चुकी हूँ. तो मुझे आगे क्या करना चाहिए, और अगर इस टाइम कोई शेयर मैं इन्वेस्ट करूँ तो किस में करूँ? ओके, तो मुझे लगता है मीनू जी आपकी मदद करने के लिए मयूरेश बिल्कुल सही शख्स होंगे, क्योंकि ये कंपनीज के फंडामेंटल को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं. मयूरेश सर, मीनू वर्मा हमारा ही चैनल देखती हैं और हमसे ही इन्होंने निवेश भी सीखा है. अब इनकी निवेश जिस राह में है आपको कैसी दिख रही है? टाटा एलेक्सी IPO के जरिए लिया है, ल्यूपिन भी ने IPO से ही अलॉट हुआ है. इन दोनों पर क्या राय देंगे? और एक आपसे एक राय ये भी चाहते हैं कि आगे जब ये स्टॉक चुने तो किस बात को नजर मतलब रखें अपने ध्यान में? तो प्रियंका जी, आई थिंक पहली बात तो ये है कि काफी निवेशकों ने आई थिंक फायदा लिया है CNBC आवाज देख के. तो आई थिंक आई एम ऑल्सो एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो कन्वे द सेम मैसेज टू अस. जहां तक मीनू जी का सवाल है, आई थिंक क्लियरली टाटा एलेक्सी के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ आई थी टॉप लाइन में 243 odd crores. PBT की अगर मैं बात करूं तो 54 करोड़ के आसपास आया था. इनका जो कोर बिजनेस मॉडल है, एम्बेडेड सॉल्यूशंस कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 89%, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिजाइंस कंट्रीब्यूट close to 2%. अगर हम एक contribution ले of 79 and 11%, I think 90-91% comes from all this, और सिस्टम इंटीग्रेशन 7-7.5% का contribution देता है. हालांकि I think the stock performance in my opinion has overseeded the kind of valuations that the stock derives. But क्योंकि इन्होंने IPO में लिया था तो बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है. Similarly, Lupin की अगर हम बात करें तो the kind of portfolio it has got and the kind of margin hit that Lupin took in the quarter gone by, I think काफी pharma companies R&D expenses improve कर रहे हैं because there were no approvals coming through on the NDA side. I think that was some amount of deterrent for the stock, but clearly going forward I think pipeline काफी strong है, earnings strong रह सकती हैं, और क्योंकि लंबे समय के लिए I think होल्ड कर सकती हैं, बिल्कुल होल्ड करना चाहिए. हालांकि I think from a short term perspective valuations are looking a little bit stretched, पर अगर 2 से 3 साल का नजरिया होता है I think Lupin भी होल्ड किया जा सकता है. कहाँ नया निवेश किया जा सकता है? I clearly believe I think private sector banking जो हमने एक फॉल दिखी है I think that is quite substantial, और उसका कुछ लेना देना नहीं है जो चीन के साथ हो रहा है.
इट इज़ मोर अ डोमेस्टिक ड्रिवन प्ले। और जैसे हम इनकी कैपिटल एडिक्वेसी देखते हैं, एसेट क्वालिटी देखते हैं, ब्रांच नेटवर्क देखते हैं, इनके रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी कैन बी फार सुपीरियर एंड आर सुपीरियर कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। तो मुझे लगता है आई थिंक एक्सिस बैंक, येस बैंक, ICICI बैंक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इवन ऑन द IT फ्रंट आई थिंक इन्फोसिस ऑन डिक्लाइंस कैन बी अ वेरी गुड पिक, क्योंकि क्रॉस करेंसी टर्म्स में द ग्रोथ कैन बी क्वाइट स्टुपेंडस गोइंग फॉरवर्ड। क्लाइंट माइनिंग अच्छी कर रहे हैं, क्योंकि पास $5.2 बिलियन की कैश है which can be used for organic growth going forward, or valuations at around 17 times I think are quite reasonable, like assuming the growth going forward. I think all these stocks can be looked at from a long term perspective. और इसी के साथ मयूर हरीश, आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है। आज के लिए कोई डिस्क्लोजर है, कई स्टॉक्स पर चर्चा हुई आपके साथ? प्रियंका जी, क्लियरली आई थिंक जो स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग तो है नहीं, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया। तो मयूरेश जोशी से तो हम इजाजत ले रहे हैं, लेकिन मेरे साथ मानव चोपड़ा बने हुए हैं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लेकर आएंगे मानव चोपड़ा की फटाफट सलाह स्टॉक्स फटाफट में।